हेलो गाइज, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। ईश्वर आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो आइए, आज मिशन प्रधान शिक्षक के तहत हम राज्य व्यवस्था के 20 प्रश्न जो कई राज्यों के लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, वैसे प्रश्नों को हम चयन करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि आप जो है पूरी तन्मयता के साथ पूरी वीडियो को देखेंगे और सभी प्रश्नों को समझेंगे भी। एक एक प्रश्न से कई प्रश्न बन सकते हैं। ऐसे में आप पूरी तन्मयता के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए। आज जो है राज्य व्यवस्था के 20 प्रश्न, ये कहिए कि ये प्रश्न जो है क्रीम प्रश्न हैं, जिनको मैंने विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से सिलेक्ट किया है। तो आइए जानते हैं और इन प्रश्नों को व्याख्या के साथ हल करते हैं। इसके पहले कि हम प्रश्नों की शुरुआत करें, आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो लाइक भी करें और अपना कमेंट भी करें। और थोड़ी सी मेहनत, जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, संसदीय शासन में शासन का प्रधान कौन होता है? संसदीय शासन में शासन का प्रधान कौन होता है? तो इस प्रश्न को देखेंगे। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और स्पीकर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यवाही की सत्ता प्रधानमंत्री के पास होती है। तो हम लोग चलते हैं दूसरे ऑप्शन के साथ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। चूँकि राष्ट्रपति वास्तविक नहीं होता है, मंत्रिपरिषद भी नहीं, स्पीकर भी नहीं, तो हमारा पीएम जो होते हैं वही संसदीय शासन में शासन का प्रधान होते हैं। वह शासन का प्रमुख प्रवक्ता, मंत्रिमंडल का आधार स्तंभ, लोक सदन का नेता तथा राष्ट्रीय प्रशासन का प्रधान संचालक होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति राजाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष, राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष हो सकता है, लेकिन शासनाध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक सच्ची संघात्मक प्रणाली का क्या अर्थ है? एक सच्ची संघात्मक प्रणाली का क्या अर्थ है? इसमें पहला एकल नागरिकता, दूसरा है शक्तिशाली केंद्र तथा शक्तिहीन राज्य, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा है शक्तिहीन केंद्र तथा शक्तिशाली राज्य, ये भी हमारी संघात्मक प्रणाली नहीं है। चौथा है केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन, बैलेंस होना चाहिए। तो सच्ची संघात्मक प्रणाली का
सचमुच में अर्थ यही है, केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन होना चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच जब तक संतुलन नहीं होगा, एक सच्ची संघात्मक प्रणाली सिस्टम नहीं हो पाएगी। तो हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर चौथे ऑप्शन की ओर जाते हैं, केंद्र और राज्यों का बीच संतुलन। क्योंकि एकल नागरिकता हो नहीं सकता, शक्तिशाली केंद्र तथा शक्तिहीन राज्य हो नहीं सकता है, शक्तिहीन केंद्र तथा शक्तिशाली राज्य ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम जाते हैं चौथे ऑप्शन की ओर, केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन। केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मूलतः, तीसरा क्वेश्चन, मूलतः पंचायत राज्य व्यवस्था किसकी सिफारिश पर आधारित थी? मूलतः पंचायत राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर आधारित थी? पहला बलवंतराय मेहता समिति, दूसरा सरकारिया आयोग, तीसरा योजना आयोग और चौथा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, तो अशोक मेहता समिति। तो सरकारिया आयोग जो है हो नहीं सकता है, ये तो केंद्र राज्यों के बीच संबंध। योजना आयोग तो योजना बनाने का काम करता है। अशोक मेहता समिति भी इसका सटीक आंसर नहीं है। तो इसकी सटीक आंसर हम लोग चलते हैं पहले ऑप्शन की ओर, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने मूलतः पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। 37वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था और इसकी सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। तो तीसरे का ऑप्शन होगा बलवंत राय मेहता समिति। अब चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए उत्सवों और धार्मिक त्योहारों का प्रयोग किसने किया था? राष्ट्रीय आंदोलन, प्रश्न को समझिए, प्रश्न काफ़ी जानदार, काफ़ी शानदार प्रश्न लिए गए हैं और ऐसे प्रश्न जो है लोक सेवा आयोग द्वारा बनाए जाते हैं ताकि अभ्यर्थी जो है उन प्रश्नों में उलझ जाए। तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए उत्सव और धार्मिक त्योहारों का प्रयोग किसने किया था? पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है अरविंद घोष और तीसरा है दयानंद सरस्वती और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो धार्मिक पर्वों, उत्सव, त्योहारों को राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए प्रयोग किया था। तो इसका हम लोग सही ऑप्शन की ओर जाते हैं, चौथे ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है, यह प्रश्न काफ़ी मशहूर है, उसी में के बाल हैं। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहली बार जो है राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास के लिए उत्सवों और धार्मिक त्योहारों का प्रयोग किया था। बाल गंगाधर तिलक ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए 1895 में शिवाजी उत्सव और 1893 में गणपति उत्सव, यानी भावना को जगाने के लिए 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव मनाया था और 1895 में शिवाजी उत्सव को प्रारंभ किया था मनाने के लिए, ताकि राष्ट्रीय आंदोलन के विकास किया जा सके। 1916 में तिलक ने स्वशासन के प्राप्ति हेतु होम रूल लीग की स्थापना भी की थी, ये भी याद रखना है। तो इसका ऑप्शन जो है हम लोग चलते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इसका सही ऑप्शन होंगे। और इसके साथ ही हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला पांचवा क्वेश्चन है
भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रथम बार स्वीकार किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि सांप्रदायिक, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही जानदार, इसको जो है आप भूलिएगा नहीं। भारत में सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड प्रथम बार स्वीकार किया गया था। तो 1861 के भारतीय काउंसिल अधिनियम द्वारा, ये तो पूरी तरह गलत है। 1892 के भारतीय काउंसिल अधिनियम द्वारा, ये भी गलत है। 1909 के भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1909 के भारतीय काउंसिल अधिनियम द्वारा, ये ऑप्शन पूरी तरह से सही है। और हम लोग चलते हैं तीसरे ऑप्शन के साथ। इसी में भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रथम बार 1909 के भारतीय काउंसिल अधिनियम था, उसी में शामिल किया गया था। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम में इसको शामिल नहीं किया गया था। तो इसका ऑप्शन तीसरा होगा 1909। ये बहुत ही जानदार क्वेश्चन है और इसको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेताओं में से एक नहीं था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही जानदार है। उग्रवादी कर है, उग्रवादी नेता, तो बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी नेता थे। लाल बाल पाल, ये तो उग्रवादी थे। तो ऐसे ही छट गए, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी बाल गंगाधर तिलक नहीं हो सकते। लाला लाजपत राय उग्रवादी नेता थे। बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी नेता थे। तो इस तरह हम लोग चौथे ऑप्शन की ओर जाएंगे। दादा भाई नौरोजी जो थे वो उग्रवादी नहीं थे, वो उदारवादी नेता थे। तो छठे क्वेश्चन का सही आंसर चौथा ऑप्शन होगा, दादा भाई नौरोजी। इसके साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था? गलती से स्थापित लिखा गया है। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था, ये क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दूसरा, 1922 में जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था 1922। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1922। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना आप भी बताइए किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना के लिए ऑप्शन दिया है बाल गंगाधर तिलक, गलत। बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर नहीं हो सकता है। गांधी जी भी नहीं हो सकते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी नहीं हो सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा CR दास, यानी स्वराज दल की स्थापना CR दास ने की थी जनवरी 1923 में। तो इसका सही ऑप्शन तीसरे ऑप्शन की ओर हम लोग जाते हैं, और सही भी है और सटीक भी है। तो इस तरह CR दास ने स्वराज दल की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष की बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संविधान सभा का अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। ये भी बिहार से थे और सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ तो उसका एक अस्थाई अध्यक्ष थे जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो भी बिहार के ही थे और बक्सर जिले के रहने वाले थे। तो और उनके बाद जो अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति हुई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। नेहरू, पटेल और अंबेडकर तो हो ही नहीं सकते हैं, तो इस तरह जो है इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो अब हम लोग चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? संविधान प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन है अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, डीपी खेतान, सरदार पटेल, के एम मुंशी। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, चूँकि ध्यान देने वाली बात है कि वीएन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त, याद रखना है, संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर चुने गए और समिति के सदस्य के रूप में अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर थे, डीपी खेतान थे, के एम मुंशी थे। तो इसका जो है सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा सरदार पटेल। सरदार पटेल जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। सरदार पटेल जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अब हम लोग चलते हैं भारतीय संविधान पर 11वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी जानदार है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव ब्रिटेन का संविधान का तो था ही नहीं, वहाँ से संसदीय प्रणाली ली गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का हो ही नहीं सकता, कनाडा के संविधान से हो ही नहीं सकता। इसका सही आंसर है 1935 भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट से काफ़ी धाराएं ली गई थी, काफ़ी कुछ लिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। अब हम लोग चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल, काफ़ी इम्पोर्टेंट, और कई बार जो है बीपीएससी की परीक्षाओं में, एमपीपीसीएस की परीक्षाओं में, यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में पूछ भी चुका है। तो भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्ध संघ, पूरी तरह से गलत। स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, ये भी बुरी तरह से गलत। और राज्यों की एक यूनियन, यह एकदम सही, क्योंकि हमारा संविधान में लिखा भी गया है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो इस 12वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है, हम जाते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर, राज्यों की यूनियन। भारत जो है एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, संविधान में लिखा भी गया है। जबकि अमेरिका का संविधान वहाँ फेडरल है, यूनियन नहीं है।
तो इस तरह हमारा जो है भारत का संविधान भारत को एक राज्यों का संघ मानता है। तो इसका सही ऑप्शन 3 होगा। अब हम लोग चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है क्योंकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय से मतलब संघात्मक व्यवस्था से है नहीं, निर्वाचन आयोग है, शक्तियों का विभाजन है और इकहरी नागरिकता है। तो हम लोग जो है इसका देखते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय से संघात्मक व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय संघात्मक व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायालय एक अंग है, लेकिन इसका सही ऑप्शन जो है वो जाएगा शक्तियों का विभाजन। यहाँ जो है राज्यों और संघ के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन 3 होगा। इकहरी नागरिकता भी है क्योंकि जो भी भारत का नागरिक होता है उसका एकल नागरिकता प्राप्त होती है, लेकिन सबसे सटीक आंसर होगा शक्तियों का विभाजन। संघात्मक व्यवस्था में किसी देश के भीतर शासन की शक्तियों केंद्रीय सरकार और अनेक प्रादेशिक इकाइयों के मध्य सरकारों के बीच बटी रहती है, जैसा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इसका सही आंसर होगा शक्तियों का विभाजन। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन राज्यों की सहमत से संसद के द्वारा, ये गलत है, अकेले संसद के द्वारा दूसरा ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन है अकेले राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है अकेले राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारतीय संविधान के अधिकांश भाग को संशोधित किया जा सकता है अकेले संसद के द्वारा। इसका सही आंसर दूसरा ऑप्शन होगा। इसमें राज्यों की सहमत लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। संसद अगर चाहेगा तो वो अधिकांश भाग को संशोधित कर सकता है। और संसद बताया ही गया है कि संसद जो है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति। तो इस तरह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। अकेले संसद जो है वो किसी भी संशोधन को कर सकता है, अधिकांश संशोधित किया जा सकता है अकेले संसद के द्वारा। तो 14वां क्वेश्चन का आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, अकेले संसद के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन कहता है कि विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली विशेष अनुदान की राशि का निर्धारण कौन करता है? योजना आयोग, संसद, राष्ट्रपति, अंतर राज्य परिषद। तो इसमें तो इस संसद का कोई रोल नहीं होता, राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता है, अंतर राज्य परिषद का कोई रोल नहीं हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन जो होता है वही जो है विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली विशेष अनुदान की राशि का निर्धारण करता है। आपको बता दें कि योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है जिसका गठन 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल के एक निर्णय द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होता है और राज्यों को दिए जाने वाले जो विवेकाधीन अनुदान हैं उनमें से लगभग 70% योजना आयोग की सिफारिश से दिए जाते हैं। तो इसका जो है सही ऑप्शन होगा संसद जो है वो हो ही नहीं सकता है। संसद जो है हो ही नहीं सकता है। इसका सही आंसर है योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन जो है
वही योजना बनाता है किनको कितनी अनुदान की राशि देनी है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्यों के स्वायत्तता का जोरदार समर्थक रहा है? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। कौन सा राज्य जो है राज्यों की स्वायत्तता का जोरदार प्रबल समर्थक रहा है? तो इसका सही आंसर होगा, चूँकि पंजाब हो ही नहीं सकता है, जम्मू कश्मीर नहीं, ये सभी राज्य नहीं, पश्चिम बंगाल इसका जो है जोरदार समर्थक था कि राज्यों को स्वायत्तता मिले। तो इसका सही ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है राज्यों के स्वायत्तता का प्रबल समर्थक था। और अभ्यर्थियों से नम्र निवेदन है कि कृपया जो है इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक भी करें और अपना कमेंट भी करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे, क्योंकि आपके प्रति जब इतना न्यौछावर हूँ तो आप भी हमारे प्रति कुछ हमदर्द ज़रूर होंगे। तो चलिए अगले 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है भारतीय संघ का उदय हुआ। भारतीय संघ का उदय हुआ केंद्रापसारी शक्तियों के कारण, केंद्राभिमुख शक्तियों के कारण, केंद्रापसारी और केंद्राभिमुख शक्तियों के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बहुत ही जानदार सवाल है और ये MPPCS और बिहार PCS में भी इस सवाल को पूछा जा चुका है। तो आइए चलते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। पहले आपको बता दें कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के विपरीत भारतीय संघ की स्थापना केंद्रापसारी शक्तियों के द्वारा हुई है। भारत में संविधान निर्मात्री सभा ने संघीय व्यवस्था की स्थापना करते हुए संसद को नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं में परिवर्तन आदि का अनन्य अधिकार प्रदान किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला, केंद्रापसारी शक्तियों के कारण जो है भारतीय संघ का उदय हुआ था। हम लोग पहले ऑप्शन की ओर जाते हैं कि भारतीय संघ का जो है उदय किसके चलते हुआ था? तो केंद्रापसारी शक्तियों के चलते हुआ था। सही ऑप्शन होगा पहला। अब हम लोग चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है, CR दास का संबंध किस राजनीतिक दल से था? CR दास का संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो CR दास ने। तो इसका जो है सही ऑप्शन होगा पहला, CR दास। तो CR दास जो है इसके सही ऑप्शन होंगे, जिसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय तथा जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसमें अध्यक्ष चित्तरंजन दास तथा सचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे। तो ये पूरा चीज़ जानना है। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में CR दास द्वारा की गई थी, लेकिन संस्थापक सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय तथा जयकर सब थे। इसकी स्थापना जो है इलाहाबाद में की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू भी थे। उनका जो है स्वराज पार्टी का कार्यालय भी है, आज भी जो है वहाँ
लोग जाते हैं। तो इस तरह जो है सीआर दास का संबंध जो है स्वराज पार्टी से था। तो हम लोग चलते हैं पहले ऑप्शन की ओर, स्वराज पार्टी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया स्वराज पार्टी। अब हम लोग चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन जो है वो कहता है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कॉमन सभा में एक सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश कॉमन सभा में एक सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए, किस पार्टी के द्वारा, किस पार्टी के थे वो, किसके पार्टी के थ्रू जो है निर्वाचित हुए थे। चूँकि भारत के वयोवृद्ध नेता के रूप में प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद सदस्य के रूप में उदारवादी दल से चुने गए थे। किस दल से थे? उदारवादी दल से थे 1892 में, 1892। और सही ऑप्शन दूसरा ऑप्शन होगा उदारवादी दल, उदारवादी पार्टी के द्वारा जो है वो चुने गए थे। बम्बई में इन्होंने ज्ञान प्रसारक मंडली, एक महिला हाई स्कूल और 1852 में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, 1852 में बम्बई एसोसिएशन और ज्ञान प्रसार मंडली की भी इन्होंने स्थापना की थी। 1892 में जो है वो ब्रिटिश संसद सदस्य के रूप में उदारवादी दल से चुने गए थे। चलिए अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप हमेशा जो है अपने दिलो दिमाग में रखेंगे, क्योंकि अभ्यर्थी इस क्वेश्चन को खास करके गलत करके आ जाते हैं। तो 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक सदस्य नहीं था। तो इसका जो है ऑप्शन दिया हुआ है मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह और चौथा नवाब मोहसिन उल मुल्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा, अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये क्वेश्चन खास करके बच्चे जो है मोहम्मद अली को कभी मान ही नहीं सकते कि संस्थापक सदस्य नहीं है। जो नहीं पढ़ा है, वैसे जो पढ़ा है तो उसको तो जानता ही है। तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना इसमें पूछ रहा है कि संस्थापक सदस्य नहीं था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो संस्थापक सदस्य नहीं थे। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन अभ्यर्थी इसको चूँकि जिन्ना को सोचते हैं कि ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि संस्थापक सदस्य नहीं हो सकते हैं, इसलिए इन तीनों में से किसी ऑप्शन को मार देता है। लेकिन अली जिन्ना की तरफ जो है ध्यान नहीं जाता है। लेकिन याद रखना है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। कौन कौन था? आगा खां थे, ढाका का नवाब सलीम उल्लाह थे और नवाब मोहसिन उल मुल्क थे। अली जिन्ना इसके संस्थापक सदस्य नहीं थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए एक बात और है कि मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब, चूँकि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बात हो रही है तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि कैसे इसकी स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ही मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन ने की थी। इसके संस्थापक सदस्य
जीना नहीं थे, जीना चूंकि सदस्यों में शामिल नहीं थे, इसलिए इसके संस्थापक सदस्यों में जीना को शामिल नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली जीना। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आप पूरे वीडियो को देखें और इसको पूरी तरह से अपने दिलो दिमाग में बैठा लें। इस तरह के प्रश्नों को ही लोक सेवा आयोग चुनता है और ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में देता है, ताकि जो है अभ्यर्थियों के बीच कुछ उहापोह की भी स्थिति रहे, आखिर कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। तो चलिए इसके साथ ही नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।